हेलो दोस्तों, मैं हंस कुशवाहा द हंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। इस एकेडमी में 10 से लेकर 12th तक और सीयूईटी की क्लास कराई जाएगी। इस एकेडमी के द्वारा जितने भी क्लास होगी वो आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आज मैं लेकर के आया हूं 12th का हिस्ट्री सब्जेक्ट, जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। जब मैं 12th की पूरी सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद आप किसी भी वर्ष का क्वेश्चन उठाइएगा और सॉल्व करके देखिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगी। एक भी क्वेश्चन इस सिलेबस मेरे द्वारा कराई गई सिलेबस से बाहर नहीं आएगा। एक भी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। इतिहास। इतिहास इतिहास अब देखिए, इतिहास में किसी न किसी घटना का वर्णन किया जाता है। अब घटना जो है या तो भूतकाल में होगा या तो वर्तमान काल में होगा, यही होगा ना। या वर्तमान काल में होगा वो जाकर के भूतकाल में हो जाएगी। अभी मान लीजिए कोई भी घटना घटित होगी, उसकी जस्ट बाद हो जाएगा, वो भूतकाल में परिवर्तित हो जाएगी। अब भाई, भूतकाल में या वर्तमान काल में कौन कौन सी घटना घटित होता है तो देख लेते हैं थोड़ा। सामाजिक 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 राजनैतिक राजनैतिक आर्थिक आर्थिक धार्मिक आदि कर देते हैं। ये 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अब देखिए, अब इसी से हम लोग परिभाषा बनाते हैं। परिभाषा लिखते जाइएगा आप लोग। इसी 4 को मिलाकर के बहुत ही सुंदर आपके लिए हम परिभाषा बना देते हैं। अब देखिए, इतिहास इतिहास वह विषय है इतिहास वह विषय है इतिहास वह विषय है जिसमें जिसमें भूत भूत काल के घटित भूतकाल के घटित सामाजिक भूतकाल के घटित सामाजिक, राजनैतिक, लिखते जाइएगा, बार बार बोल रहे हैं, आर्थिक 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 धार्मिक, आदि के महत्वपूर्ण 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 घटना का वर्णन किया जाता है वर्णन किया जाता है। अब देखिए, अभी इसमें हम क्या क्या चीज मिलाए हैं। आपका एक भूतकाल मिलाए हैं, एक सामाजिक और एक राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मिलाए हैं। उसके बाद एक बहुत ही सुंदर परिभाषा बनकर तैयार हो गया। अब चले हम लोग कुछ देख लेते हैं इधर। इतिहास के पिता जो है ना, हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को कहा जाता है हेरोडोटस को कहा जाता है। अब हम लोग अपने सिलेबस पर चलते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं 12th के सिलेबस पे। चलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता का परिचय जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का परिचय। हड़प्पा सभ्यता जो है आज से लगभग 5000 वर्ष पहले
सिंधु नदी के तट पे मिला था। किस नदी के तट पे मिला था? तो सिंधु नदी के तट पे मिला था। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। सिंधु नदी के तट पे मिला था, है ना। यह एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय, नगरीय या शहरी बोलिए, नगरीय और शहरी दोनों एक ही बात है। यह एक नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता थी। सर्वप्रथम इस सभ्यता में जो है हड़प्पा नगर की खोज की गई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा रखा गया। हड़प्पा की सभ्यता। एक नाम इसका और है, सिंधु नदी की सभ्यता। क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पर देखे हैं कि सिंधु नदी के तट पे मिला था, है ना। अब भाई एक ही नगर, अब सिंधु नदी के तट पर होने से आप इसका नाम तो सिंधु नदी नहीं पड़ जाएगा, जो है ना। इसके सहायक जितने भी नदी है ना, जितने भी नदी हैं, उस नदी के किनारे इसके जितने भी और भी नगर सब है, या तो सिंधु नदी के किनारे है या इसके सहायक नदियों के किनारे हैं, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु नदी घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। अब चलिए देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा के बाद जो है ना मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी घाटी की सभ्यता में सबसे बड़ी नगर जो है मोहनजोदड़ो है, सबसे बड़ी। हड़प्पा से भी बड़ा है मोहनजोदड़ो। उसके बाद चौहुंदरो मिला, लोथल मिला, उसके बाद कालीबंगान, रंगपुर, रोपर, आलमगीरपुर आदि की खोज की गई। यह पूरी की पूरी सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ था। त्रिभुजाकार ऐसे फैला हुआ था, देख लीजिए, ऐसे ऐसे करके ऐसे त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ था। चलिए अब हम लोग पुरातत्व देखते हैं कि पुरातत्व क्या होता है। इसके नाम से आप स्पष्ट हो रहा है कि पुरानी वस्तु जो किसी घटना का वर्णन करता हो, पुरातत्व के अंतर्गत आता है। कोई भी घटना का वर्णन करता हो। अब क्या ये घटना का वर्णन कर सकता है? किसी काल के घटना का अभी नहीं कर सकता है, लेकिन जब ये 500 वर्ष ये जमीन के धीरे धीरे जमीन के अंदर चला जाएगा, फिर कोई खुदाई होगा, कभी आएगा, फिर ये मिलेगा, तो ये 500 वर्ष के बाद मिलेगा, या 1000 वर्ष के बाद, या 2000 वर्ष के बाद मिलेगा। तो ये वर्तमान काल का तो वर्णन करेगा, तो वर्तमान काल का वर्णन करेगा तो ये पुरातत्व के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए इसका परिभाषा क्या होता है। देखिए पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोग जो अतीत को क्या कहते हैं? प्राचीन भी कहते हैं। प्राचीन लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए अतीत के, अब इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन सा शब्द है? अतीत लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जो हम प्राचीन काल के जितने भी घटना घटित हुआ होगा वो हम लोग पुरातत्व के माध्यम से उसके जीवन के बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। उसके जैसे वस्तु है, कलम है, तो कलम से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। लिखने के अलावा कुछ और भी चीज कर सकते हैं, जैसे में आप कुछ भी ले लीजिए, हो सकता है, बहुत सारी चीज है। वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण जो है पुरातत्व अधिक लोगों द्वारा इसकी मान्यता दी गई है। इसको नकार नहीं कोई सकता पुरातत्व को। अब मान लीजिए ये वस्तु को आप 5000 वर्ष पुराना कर सकते हैं कभी भी, चाहे ये घड़ी को 5000 वर्ष पुराना कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पुरातत्व को जो है ना मान्यता दी गई है। जैसे में देखिए सिक्का, अब सिक्का वर्तमान काल में छपेगा तो प्राचीन कैसे कर दीजिएगा? मान लीजिए 1 मिनट के लिए आप किसी को बोलते हैं कि नहीं भाई ये जो कलम है 5000 वर्ष प्राचीन है, ये हमें मिला है, तो आप एक चीज और जान लीजिए, आगे हम लोग देखेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। उसमें इस प्रत्येक वस्तु में जो है ना कार्बन होता है, आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन होता है। एक कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा होता है।
उसी से पता चलता है कि वस्तु कितना पुराना है। अब तो कह तो दीजिएगा कि हाँ भाई ये पुरातत्व के अंतर्गत इस वस्तु को रख दिया जाए, लेकिन हो नहीं सकता है। अब देखिए पुरातत्व के अंतर्गत क्या क्या चीज आएगा, तो सिक्के, अभिलेख, खंडहर, स्मारक। स्मारक मतलब कोई भी घर हो, किला हो, उसको स्मारक बोला जाता है। अब चलिए हड़प्पा सभ्यता के विस्तार देखते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है पूर्व से पश्चिम की ओर 1600 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की ओर 1100 किलोमीटर है। यह पूरी की पूरी सभ्यता त्रिभुजाकार में, आप पहले भी पढ़े हैं, त्रिभुजाकार क्षेत्र में ऐसे फैला हुआ है। इस सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए ऐसे लिख दीजिएगा जैसे, तो इससे पता चलेगा, कॉपी आपका चेक करेगा, इससे पता चलेगा कि आपको पूरी की पूरी जानकारी आप इकट्ठा किए हुए हैं। जैसे उत्तरी सीमा जो है जम्मू कश्मीर के मांडा है उत्तरी सीमा, और ये पूरा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जो है ना 1100 किलोमीटर है, 1100 किलोमीटर। और जो है पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर जो है 1600 किलोमीटर है। अब देखिए उत्तरी सीमा जो है ना उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर पड़ता है, पूर्वी सीमा जो है उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर पड़ता है, जो है पश्चिमी सीमा जो है ना बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर में पड़ता है, और जो है ना दक्षिणी सीमा जो है महाराष्ट्र के दैमाबाद में पड़ता है, महाराष्ट्र के दैमाबाद में पड़ता है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के काल। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के काल के बारे में किसी भी विद्वान में जो है ना एक मत नहीं है, किसी भी विद्वान में सबका अपना अपना मत देते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सब अपना अपना मत देना चाहते हैं। एक चीज नहीं बताए हैं पुरातत्व के समय में। अब देखिए पुरातत्व के खोजने वाले विद्वान को जो है ना पुरातत्वविद कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं, ये लिख लीजिएगा, पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्व को खोजने वाले विद्वान को क्या कहते हैं, पुरातत्वविद। पुरातत्व तो जानते हैं, विद नहीं जानते। विद का अर्थ क्या होता है, तो विद्वान होता है। तो पुरातत्व को खोजने वाले विद्वान को पुरातत्वविद बोलते हैं। अब देखिए अब विद्वान के बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ये विद्वान जो है ना सर जॉन मार्शल 1902 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर बने थे। भारतीय पुरातत्व विभाग के सेकेंड डायरेक्टर बने थे यही। इसी के काल में जो है ना 1924 ईस्वी में ये हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की। हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की, ये याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा हुई थी, न कि हड़प्पा नगर की खोज हुई थी। हड़प्पा नगर की खोज जो है 1921 ईस्वी में हुआ था। अब 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का हुआ था। ये जो है हड़प्पा की, रुकिए इसको मिटा देते हैं। 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोजा था। इसमें मोहनजोदड़ो में राखल दास
बनर्जी ने खोजा था। अब देख लीजिए, अब अर्ने अभी सर जॉन मार्शल के अनुसार जो है ना 3250 से 2750 तक है हड़प्पा सभ्यता का काल, इसी के बीच की घटना है, ऐसा मानना है सर जॉन मार्शल साहब का। अर्नेस्ट मैके साहब का मानना है कि नहीं, ये 2800 से 2500 ही है, ये 3200 गलत है, इनका मानना ये नहीं है। इनका अर्नेस्ट मैके का मानना है 2800 से 2500 ईसा पूर्व। राधा मुकुंद मुखर्जी का मानना है कि नहीं, ये 3200 से 2750, ये 3250 है, याद रखिएगा ये 3200 है। अब है माधव स्वरूप वत्स का मानना है कि 2700 से 2500 की घटना है, ईसा पूर्व की घटना है। और रेडियो कार्बन विधि के अनुसार इसका पता चला कि नहीं भाई, ये 2500 से 1750 है। अब देखिए रेडियो कार्बन विधि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है। इसी विधि के माध्यम से जो है ना, इसी विधि के माध्यम से समय का पता चलता है। और जो है ना वस्तु है ना, पूरा तत्व को ही इस विधि में डाला जाता है और उसके बाद ये समय का पता चलता है। अब देखिए इसमें से कार्बन 14 विधि की तिथि 2500 से 1750 ईसा पूर्व अधिकांश लोगों द्वारा मान्यता दिया गया है, क्योंकि ये वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। अब वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है तो आप ऐसे ही नहीं झुटला सकते हैं बिना किसी प्रमाण को, बहुत ठोस प्रमाण चाहिए। आप हड़प्पा सभ्यता में हमारे पास बहुत ही कम सोर्स है। अब देखिए तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं। अब किसी भी वस्तु में जो है ना, जीवित वस्तु होगा उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा होती है, समान मात्रा में पाया जाता है। लेकिन उस वस्तु के खत्म होने के बाद या जमीन में गिर जाए या ध्वस्त हो जाए, होने के बाद जो है ना कार्बन 12 की मात्रा स्थिर तो रहता है, लेकिन कार्बन 14 की मात्रा धीरे धीरे कमने लगता है। और जितना कमेगा ना वो वस्तु उतना ही पुराना होगा। अब चलिए हम लोग परिभाषा देखते हैं थोड़ा। इस विधि के अनुसार जो है किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा समान पाया जाता है, और विनाश की मतलब उसको खत्म हो जाने के बाद अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है। कार्बन 12 में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो या तो जीवित रहे या मर जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर कार्बन 14 की मात्रा में निरंतर क्षय मतलब कम होता है, क्षय मतलब उसमें गिरावट आता है या कमी आता है। किसमें? तो कार्बन की मात्रा में। कार्बन की अर्ध आयु काल कितना है? 5568। 5568 प्लस माइनस 30 का मतलब क्या होता है? 5568 है ना, तो या तो प्लस 30 हो जाएगा तो ये 5598 हो जाएगा, और या तो 5568 है तो माइनस 30 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5538। इतना वर्ष, अगर आधा कार्बन है तो इतना वर्ष के बीच में ही होगा उस घटना का काल। इस विधि की खोज अमेरिका के रसायन शास्त्री बीएफ लीवी ने 1946 ईस्वी में किया था। ये पूछता है, ये एग्जाम में भी पूछता है कि कार्बन 14 विधि का जो है ना प्रयोग या खोज सबसे पहले किसने किया? तो बीएफ लीवी था। और वो किस विषय का शिक्षक था? तो रसायन शास्त्र के शिक्षक था। ये लिखते चले जाइएगा।
अब आगे देखते हैं कि नगर। अब भाई आप नगर है तो उसमें बहुत सारी फैसिलिटी होगा। गांव में और नगर में बहुत सारी अंतरें होती है, एक ही चीज का नहीं होता। गांव में सड़क कच्ची होता है तो शहर में पक्की सड़कें होती है ना। गांव में नल होता है, गा, सॉरी, गांव में कल होता है तो शहर में नल होता है। गांव में तालाब होता है तो शहर में स्विमिंग पूल होता है ना। बहुत सारी चीजें हैं। शहर में पक्की मकान बनती है, बनता है कच्ची भी, फूस की भी मकान रहता है, लेकिन अधिक मात्रा में जो है ना नहीं देखने को मिलेगा, जो कि गांव में देखने को मिलेगा। गांव में जो है कहीं पे कूड़ेदान नहीं मिलेगा, लेकिन शहर में कूड़ेदान मिलेगा। क्यों? क्योंकि शहर में कचरा होता है लेकिन गांव में कचरे नहीं होते हैं। गांव में जो है ना किसी भी चीज की जरूरत ऐसे पड़ता नहीं है। जैसे कचरे की है, अब गाड़ी आया है ना, कचरे वाली गाड़ी आया, अब उसमें बहुत बोरा भर भर के गाड़ी में डाल रहे हैं कचरा, लेकिन गांव में इसकी जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि हम लोग कचरा गांव में कम देखने को मिलता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में। हड़प्पा संस्कृति की जो है ना विशेषता है ना, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम देखते हैं। जैसे सड़क व्यवस्था से हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए, मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी समतल एवं चौड़ी सड़कें थी। आज के भारत में देखिए कहीं पर भी समतल नहीं देखने को मिलेगा, कहीं पर भी नहीं देखने, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, कहीं ऊपर है तो कहीं नीचे है, सब जगह। जबकि यहाँ पर समतल और चौड़ी सड़कें थी, अभी तक है। अब बताइए कितना अच्छा से बनाया गया होगा, जो अभी तक, जो 5,000 वर्ष पुराना है वो अभी तक अच्छे सही सलामत है। लेकिन आज के समय में देख लीजिए, कहीं पर आज के समय में मुख्यमंत्री उतरेगा तो रात में बनेगा और उसके अगले रात को वो सड़क लगभग टूट गई होती है। बस आपको 10 घंटा या 12 घंटा वो देखने को मिलेगा। भाई उससे बढ़िया है कि मत बनाओ, या तो बनाओ तो थोड़ा हेवी बनाओ, उसमें कुछ ही पैसा आप खर्चा कर करके बना सकता है बेहतर, लेकिन नहीं, सबको नाम के लिए हर चीज करना है। अब देखिए यहाँ के मुख्य सड़क की जो है 9.15 मीटर था, जिसको राजपथ कहा गया है। विद्वानों ने राजपथ कहा है क्योंकि सबसे लंबी और चौड़ी सड़कें यही थी। अब चौड़ा है भाई, सबसे चौड़ा है तो या तो राजपथ होगा। गांव की सड़कें तो चौड़ी होती नहीं है, नगर की ही हो सकती है, या इसको नेशनल हाईवे बोल सकते हैं, NH। अब देखिए इसे ही पुरातत्वविदों ने राजपथ कहा है। अन्य सड़कों की चौड़ाई जो है 2.75 से 3.66 मीटर थी। ये नगर की सड़कें थी, ये नगर की सड़कें जो थी 2.75 से 3.66 थी। जो गांव घर की जो होता है उस टाइप की होती थी। यह सड़क एक दूसरे को समकोण काटता था, एक दूसरे को समकोण काटता था। अब देखिए बताते हैं कैसे समकोण काटता था। जैसे ये सड़क आई, ठीक है, ये सड़क है, अब ऐसे कोई यहाँ से निकलेगा एकदम सीधा। गांव में चाहे अभी के सड़क देखते हैं तो ऐसे आता है, कभी ऐसे मिल जाएगा भाई और कभी ऐसे आकर के मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है हड़प्पा सभ्यता में जो है समकोण काटती थी पूरी 90 डिग्री पे। ऐसे ऐसे निकला या ऐसे गया, फिर ऐसे मिलना हुआ तो ऐसे मिलेगा, समकोण पूरी तरह से एक जो है ना रूम की भांति हो जाता समकोण। अब देखिए, अब इसी रोड के किनारे जो है ना सड़क के पास जो है ना एक कूड़ेदान बनाया गया था।
कूड़ेदान, ताकि हम लोग कचरा रख सके। हम लोग नहीं, हड़प्पा सभ्यता के लोग यहाँ पे कचरा रख सके। आज से तो काफी बेहतर था कि हम लोग आज के समय में क्या होता है कि भाई कोई भी लेकर के गया, रोड के कात में कचरा रख दिया और गाड़ी वाला आएगा तो अपना उठा करके ले जाएगा। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, एक कूड़ेदान रख दिए हुए थे, ताकि जिसको भी कचरा मिले वो अपना कूड़ेदान में रखे और उसके बाद ले जाएगा। या एक काम और वो लोग करते थे कि एक गड्ढा खोद देते थे। गड्ढा खोद दिए रोड के किनारे और उसमें जितना भी कचरा होता था, उसमें जो भी आया कचरा उसमें डाल दिया, उसको फिर भर दिया। कचरा फिर सड़ने के बाद फिर खत्म हो जाता था। उस समय में प्लास्टिक नहीं था, आज के समय में ना प्लास्टिक आ गया, उस समय में प्लास्टिक नहीं था। एक बेसिक कचरा होता था जो कुछ समय के बाद वो सड़ गल करके मिट्टी बन जाता था। अब फिर ये भर गया तो फिर दूसरा जगह इसके बगल में कूड़ेदान बना दिया गया। चलिए, सड़क के किनारे कूड़ेदान के लिए कुछ अंतराल पर कूड़ेदान बनाए गए थे। कूड़ा के लिए जो है, कूड़ा मतलब कचरा, कूड़ा को ही कचरा बोला जाता है। कूड़ेदान बना दिया गया था। कूड़ेदान मतलब कचरा को रखने वाले वस्तु को कूड़ेदान बोलते हैं। चलिए, आप इसमें जल निकासी प्रणाली देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली बहुत ही उत्तम प्रकार के जल निकासी प्रणाली था। देखिए आगे क्या होता है। सो मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की एक प्रमुख विशेषता इसकी प्रभावशाली और जल निकास प्रणाली थी। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं और स्नानागार होते थे। निजी कुएं और स्नानागार, जैसे आज के समय में सबके पास कॉल होता है ना, वैसा ही उस समय में निजी कुआं और स्नानागार होता था। इस भवन का पानी जो है ना, छोटी छोटी नाली के माध्यम से बड़ी नाली में प्रवेश कर जाती थी। जैसे आज के समय में देखते हैं कि एक छोटी नगर होता है, जैसे शहर में ही देखते हैं, कोई बड़ा शहर देखिए, जो एक बाहर से आया होगा छोटी नगर से, वो मेन नगर की ओर जो अगर गया होगा, जैसे बताते हैं एक घर हुआ, एक घर उर बना है। अब ये मान लीजिए नाली है ना, फिर ये आगे जाकर के बड़ी नाली में प्रवेश कर गया। अब बड़ी नाली में प्रवेश करने के बाद ये नदी में चला गया। आज के समय में ऐसा ही होता है ना, उस समय में भी ऐसा ही होता था। छोटी छोटी नाली के माध्यम से बड़ी नाली में प्रवेश कर जाती थी। ये छोटी छोटी नाली के माध्यम से बड़ी नाली में प्रवेश कर जाती थी। यह नाली सड़क के दोनों ओर बना हुआ था। बीच में सड़क है भाई, और सड़क के दोनों बगल घर है, और घर के दोनों बगल नाली है, ताकि दोनों बगल का पानी जो है ना छोटी नाली में आए और वो अपना बड़ी नाली में प्रवेश कर जाए, और बड़ी नाली से नदी में चला गया पानी। तो चलिए हम लोग अब स्नानागार देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो के एक प्रमुख स्थल यहाँ के विशाल दुर्ग में स्थित एक विशाल स्नानागार था, जो 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा था। इसमें उतरने के लिए सीढ़ी भी बनाई गई थी। अब देखिए इसको जो है, इसको सजाइए पहले। इसमें देखिए, इसमें उतरने के लिए जो है ना सीढ़ी भी बनाई गई थी ऐसे करके, जो पक्की हुई ईंटों से थी। और चारों बगल जो है ना एक घर टाइप के बनाया गया था, जिसमें नहाने के बाद है ना अपना कपड़ा चेंज कर सके। 8 फुट गहरा था, 8 फुट गहरा, 23 फुट चौड़ा, 23 फुट चौड़ा और 39 फुट जो है लंबा था। स्नानागार के चारों ओर कमरे
कमरे बनाए गए थे जिसमें जो है ना कपड़ा चेंज अपना किया जा सके। नहाने के बाद जो है ना चेंज करने के लिए जो है ना व्यवस्था, उचित व्यवस्था की गई थी। इसमें पानी निकालने की भी व्यवस्था की गई थी और साफ पानी भरने के लिए कुएं भी बनाए गए थे। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ पर कुआं हो गया, कुआं के माध्यम से जो है ना इसमें पानी भर दिया जाता था और छोटी नाली के माध्यम से जो है, छोटी नाली के माध्यम से जो है ना छोटी नाली के माध्यम से जो है पानी उसको निकाल दिया जाता था। ये फिर बड़ी नाली में, नाली से नदी में चल जाता था। ऐसी ही व्यवस्था थी। देखिए कितना खूबसूरत व्यवस्था था, जो अगर खराब पानी हो गया तो नाली के माध्यम से चला जाएगा और जो है ना साफ पानी भरने के लिए जो है, साफ पानी भरने के लिए जो है ना कुएं बनाए गए थे। देखिए कितनी खूबसूरत व्यवस्था बनाई गई थी। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अन्नागार मोहनजोदड़ो में ही एक 45.72 और 22.86 मीटर एक अन्नागार मिला है। इस अन्नागार को इस प्रकार से बनाया गया था कि हवा आने जाने की व्यवस्था उच्च कोटि की थी। अब देखिए इसमें हवा आने जाने की व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि जो है ना अनाज में जो है ना कभी दीमक नहीं लगे। अब देखिए कभी कभी अनाज जो है ना खराब हो जाता है, किसी चीज में रख दीजिए वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हवा आने जाने की व्यवस्था की गई थी ताकि अनाज जो है ना सुरक्षित रहे। इसमें इस अन्नागार में 12 कोठार बनाए गए थे। इसके उपयोग संभवतः आपातकालीन स्थिति में किया जाता होगा। देखिए 12 को कोठी आप जानते होइएगा जिसमें अनाज रखा जाता है। कोठी 12 कोठी बनाया गया था, जिसका उपयोग क्या है, आपातकालीन स्थिति में किया जाता था। आपातकालीन स्थिति में किया जाता था। अभी भी देखते हैं गांव घर में चाहे शहर में भी रहता है जो ना कोठी का प्रयोग किया जाता है ताकि कभी भी इमरजेंसी पर, जैसे अभी अनाज निकला, ठीक है, खेतों में से अनाज निकला तो अभी सस्ता रहता है, फिर उसको हम जमा करके रख लेते हैं अगले साल के लिए। अगर अगले साल मान लीजिए बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, कुछ भी हो सकता है, इसलिए जो है ना कोठी में हम लोग अनाज को भर करके रखते हैं ताकि कभी भी जो है ना आपातकालीन स्थिति आए तो हम लोग आराम से खा कर रह सके। अब जैसे देखिए कोरोना काल में जो है ना अनाज की बहुत ही प्रॉब्लम हुआ था, बहुत ही ज्यादा जो है ना अनाज सही से मिल नहीं पाता था शहर के लोगों को लिए, इसलिए शहर के लोग भी है ना जो ना धीरे धीरे जा रहे थे कोरोना काल में। अब ईंटें देखिए, हड़प्पा काल में जो है ना ईंटें भी बहुत ही अच्छी थी। हड़प्पा संस्कृति के नगर में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में जितने भी काम हुए, जैसे नाली का प्रयोग हुआ है, सड़क बना है, कुएं बने हुए हैं, सब के सब पक्की हुई ईंटों का बनाया गया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंट की जो है ना लंबाई, चौड़ाई और मोटाई इतना ही सेंटीमीटर है, 51.43, 26.27 और 6.35 सेंटीमीटर है। सामान्य ईंटों का आकार देख लीजिए, 27.94, 13.97 और 6.35 सेंटीमीटर था। चलिए तो आज का सेशन खत्म हुआ और जो है ना आगे की क्लास के लिए जो है ना आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत जल्द सेकेंड क्लास आएगी जिसको देखना आप लोग नहीं भूलिएगा। और इस सेशन का जो है ना आप शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच।